और चलिए अब एक नजर 22 जिले 22 खबर पर डाल लेते हैं। हिसार में पहुंचे इनेलो नेता विधायक अभय चौटाला ने कार्यकर्ता सम्मेलन में डिप्टी सीएम दुष्यंत को चैलेंज किया है। अभय चौटाला ने भतीजे दुष्यंत को चुनावी मैदान में दो हाथ करने की चुनौती दे डाली है। अभय चौटाला ने कहा कि दुष्यंत उचाना से इस्तीफा दे और वो ऐलानाबाद से इस्तीफा देंगे, फिर देखते हैं चुनावी मैदान में किसकी जीत होती है। मेरे बारे में कहते थे कि विधानसभा का मुंह नहीं देख पाता। अगर उन्हें इस बात का इतना ही घमंड है तो फिर उचाना विधानसभा क्षेत्र से दुष्यंत को इस्तीफा दिलवाए। मैं अपना इस्तीफा ऐलानाबाद से दूंगा, मैं उचाना से चुनाव लड़ूं और वो आकर के इलाहाबाद से चुनाव लड़े, मैं उचाना से जीत करके आऊंगा और उनके इलाहाबाद में चुनाव। उधर जींद में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इनेलो विधायक अभय चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दावा कर दिया। जींद में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा जसपा गठबंधन सरकार से दुखी हो चुकी है। पहले गेहूं घोटाला, धान घोटाला, सरसों व शराब घोटाला और अब चावल घोटाला उजागर हुआ है। सरकार व्यापारी को लूट रही है और गरीब के हकों पर डंका डाल रही है। इस कारण पूरे प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है। जनता इसका बदला बड़ौदा उपचुनाव में लेगी, जिसमें भाजपा जसपा व कांग्रेस को हराकर इनेलो प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होगा। बुधवार को स्पीडो रोड पर निजी होटल में हजारों कार्यकर्ताओं से भरे खचेखच भरे हाल में जिला स्तरीय कार्यक्रम मीटिंग में संबोधित करते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि कांग्रेस शासन में भी भू माफिया का बोलबाला था, आज गठबंधन सरकार में नशा माफिया का बोलबाला है। जींद से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए रोहतास बोरा की रिपोर्ट। कैथल में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पीटीआई शिक्षकों के धरने पर पहुंचे। प्रदेश में 1983 पीटीआई टीचर का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश भर में जगह जगह धरने प्रदर्शन, सरकार विरोधी नारे और सरकार के पुतले फूके जा रहे हैं। लगातार पीटीआई टीचर सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं, परंतु सरकार झुकने को तैयार नहीं है। आज इसी को लेकर कैथल से पूर्व विधायक कांग्रेस व राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला इन लोगों के बीच पहुंचे और इनको आश्वासन दिया कि उन्होंने सरकार के समक्ष मसौदा बनाकर कानून के तहत भेजा है, जिसके तहत इनको सरकार वापस ले सकती है। तो कहीं ना कहीं आज पीटीआई टीचर को कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने संजीवनी बूटी देने का काम किया है। अब देखना ये होगा कि पीटीआई टीचर को सरकार बहाल करती है नहीं। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ जोगिंदर कुंडू, इंडिया न्यूज, कैथल। उधर चरखी दादरी में हटाए गए पीटीआई अध्यापकों ने शहर में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। दादरी में पीटीआई अध्यापकों ने आज जमकर रोष प्रदर्शन किया। इन अध्यापकों ने न केवल अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, बल्कि बर्खास्त महिला अध्यापिकाओं ने तो थाली बजाकर भी सरकार को चेतावनी दी। साथ ही कहा है कि वो किसी भी तरह का टेस्ट अब नहीं देंगे। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा 5 माह के दौरान भर्ती किए जाने की बात कही गई है। HSSC के द्वारा टेस्ट आयोजित किए जाने की बात भी कही गई है, लेकिन बर्खास्त किए गए 1983 पीटीआई अध्यापकों ने यह कहकर इस बात को नकार दिया है कि जो लोग मर चुके हैं सर्विस के दौरान, जो 39 पीटीआई मर चुके हैं, आखिर उनकी तरफ से टेस्ट कौन देगा। ऐसे में उनके हितों को देखते हुए वो भी किसी तरह की कोई परीक्षा नहीं देंगे। साथ ही बड़ौदा उपचुनाव में सरकार के खिलाफ प्रचार प्रसार किए जाने की चेतावनी भी दी है। एक अहम बात भी कही गई है कि अगर उनकी बहाली होती है तो निश्चित तौर पर वे सरकार का साथ देंगे, अन्यथा पूरी तरह से लामबंद होकर न केवल सरकार के विरुद्ध रोष प्रदर्शन करेंगे, बल्कि प्रदेश व्यापी आंदोलन भी तेज करेंगे। चरखी दादरी सहयोगी अनिल लहरी, कैमरा पर्सन विनोद नायक के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। उधर गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर गुरुग्राम पुलिस को भी हाई अलर्ट किया गया है, साथ ही बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। आखिरी बार विकास दुबे को फरीदाबाद में देखा गया था, जहां वो अपने साथियों के साथ एक होटल में रुकने के लिए पहुंचा था। लेकिन जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, तुरंत छापेमारी की गई, जिसके बाद 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
लेकिन विकास दुबे वहां से एक ऑटो में फरार होने में कामयाब रहा, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि विकास दुबे गुरुग्राम में भी छिपने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने तमाम पुलिसकर्मियों को हिदायत दी है कि वो बॉर्डर एरिया को सील कर वहां से आने जाने वाली गाड़ियों की गहनता से जांच करें। साथ ही साथ ये भी हिदायत दी है कि विकास दुबे अपनी किसी प्राइवेट गाड़ी में नहीं बल्कि ऑटो या टैक्सी में छिपकर फरार होने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसे में गुरुग्राम पुलिस सभी ऑटो और टैक्सी की जांच कर रही है। साथ ही साथ तमाम ऐसे संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है जिनका हुलिया विकास दुबे से मिलता है। कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। इंडिया न्यूज के विकास दुबे को लेकर इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है और इंडिया न्यूज हर उस जगह पर पहुंच रहा है जहां जहां विकास दुबे हत्याकांड के बाद फरार होने के बाद पहुंचा। विकास दुबे मामले में फरीदाबाद के इंदिरा कॉम्प्लेक्स में विकास दुबे के रिश्तेदारों को यहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अंकुश और उसके पिता श्रवण कौर। हम वहीं उसी मकान पर हैं। साफ तौर से देखिए यहां पुलिस अभी भी मौजूद है और ये शांति मिश्रा मकान नंबर 38 सेक्टर 87 का ये एरिया है न्यू इंदिरा कॉम्प्लेक्स का। इसी मकान से 2 रिश्तेदारों को जो विकास दुबे के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं उनको यहाँ से गिरफ्तार किया है फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने। और इसके बाद में कहीं ना कहीं यूपी एटीएस को भी इस बारे में सूचना दी और एटीएस ने भी फरीदाबाद में डेरा डाला है। और ये देखिए आप देख सकते हैं साफ तौर से ये एक कंजेस्टेड एक कॉलोनी है जहां उन विकास दुबे के रिश्तेदार रहते हैं। साफ तौर से आप इस एरिया को देख सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह से प्रभास मिश्रा उसको भी गिरफ्तार किया है और प्रभास मिश्रा वही आरोपी है बिकरूरी गांव का। बिकरू गांव में जब हत्याकांड को अंजाम दिया गया था तो प्रभास मिश्रा की तरफ से छत से गोलियां बरसाई गई थी जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की हत्या भी हुई थी और ये पुलिस जांच में सामने आया है। इसके साथ में देख सकते हैं आप साफ तौर से यहाँ विकास दुबे के ये रिश्तेदार रहते हैं और बताया जाता है कि यहाँ भी विकास दुबे की मदद करने में पूरी तरह से अंकुर और उसके पिता श्रवण ने भूमिका निभाई और इन्हीं के चलते हुए विकास दुबे फरीदाबाद तक पहुंचा और फरीदाबाद उधर 11 साल बाद 8वीं कक्षा को बोर्ड बनाया गया है और अब 8वीं की कक्षा की परीक्षाएं यहां पर बोर्ड की तरफ से ली जाएंगी। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा 8वीं के बोर्ड को भंग कर दिया गया था क्योंकि उस वक्त आरटी यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट प्रदेश में लागू किया गया था। ना केवल प्रदेश में बल्कि देश भर में इसको लागू किया गया था और इस बीच नो डिटेंशन पॉलिसी भी लागू कर दी गई थी। लेकिन जिस कदर शिक्षा में गुणवत्ता गिरती जा रही थी, जिस कदर बिना पास हुए ही विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रवेश दे दिया जाता था, बिना परीक्षाओं के ही बच्चों को अगली क्लास में प्रवेश कर दिया जाता था, यानी 9वीं क्लास तक बच्चे इसी तरह से बिना पास हुए ही आगे बढ़ते थे। तो अब उस पर विचार करते हुए प्रदेश की मनोहर सरकार के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। ठीक 11 साल बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड की ली जाएंगी, यानी अब बोर्ड हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 8वीं की परीक्षाएं भी आयोजित करेगा। अब तक 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाई जाती थी। ठीक इसी तर्ज पर इसी सत्र से यानी 2021 से जब 10वीं 12वीं की परीक्षाएं होंगी उनके साथ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 8वीं की परीक्षा भी लेगा। जिस तरह से इन परीक्षाओं में बोर्ड के द्वारा तमाम कायदगियां पूरी की जाती थी, ठीक इसी तरह से 8वीं की परीक्षा में भी वो तमाम चीज़ें पूरी की जाएंगी। लेकिन एक टेक्निकल दिक्कत और भी है कि इन परीक्षाओं में अभी भी आरटी को तो लागू किया ही जाएगा, यानी बिना पास हुए अब भी विद्यार्थी 9वीं में प्रवेश ले सकेंगे। 8वीं की परीक्षा जरूर बोर्ड लेगा, लेकिन जो बच्चे फेल होंगे उनको भी 9वीं में प्रवेश दिया जाएगा। ये बात कहनी है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह की। डॉक्टर जगबीर सिंह ने यह भी बताया है कि अभी जो फैसला लिया गया है उसके मुताबिक 8वीं की परीक्षा बोर्ड लेगा और 2 मौके दिए जाएंगे पास होने के लिए। हालांकि 9वीं में प्रवेश दिया जाएगा, आगे किस तरह की रणनीति अख्तियार की जाती है ये भी वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि कहीं न कहीं प्रदेश में शिक्षा सुधारों की कड़ी में एक बड़ा कदम उठाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नारनौल में बिजली कर्मचारियों का धरना 8वें दिन भी जारी रहा।
नारनौंद में बिजली कर्मचारियों का धरना आज लगातार 8वें दिन भी जारी है। बिजली कर्मचारियों की मांग है कि उनके जो 2 साथी हैं ALM व JE उनको सस्पेंड किया गया है। उन्होंने कहा है कि नारनौंद के SDO ने झूठी FIR दर्ज करवाई है, जिसके कारण कि उनके 2 साथी हैं उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इन कर्मचारियों की मांग है कि जो FIR दर्ज करवाई गई है वह निरस्त की जाए और इस दौरान इन्होंने कहा है कि नारनौंद के SDO के कहने पर ही सामान एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया था, लेकिन नारनौंद के SDO ने किसी द्वेष भावना के तहत इन पर मुकदमा दर्ज करवाया है और इन्हीं मांगों को लेकर ये आज धरना 8वें दिन भी जारी है। हरकेश सांगड़ा, इंडिया न्यूज़, नारनौंद। कुरुक्षेत्र में यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर की परीक्षाओं के मामले पर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बीच कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षाएं लेना गले की फांस बन सकता है। छात्र संगठन NSUI इस मुद्दे को लेकर बेहद खफा है। इसी कड़ी में संगठन से जुड़े लोगों ने प्रदेशाध्यक्ष दिव्यांश की अगुवाई में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 3rd गेट के सामने इकट्ठा होकर धरना दिया। छात्र नेता दिव्यांश के मुताबिक केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय व UGC छात्र के लिए भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि पहले कहा गया था कि महामारी के चलते सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन अब तुगलकी फरमान सुना दिया गया है, जिससे अंतिम वर्ष के छात्रों का लाखों जो छात्र हैं उन्हें परीक्षा देनी होगी, तभी उनका परिणाम घोषित किया जाएगा। दिव्यांश के मुताबिक कभी हाँ कभी ना के चक्कर में अंतिम वर्ष के छात्र डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर सरकार परीक्षाएं लेने का अपना फैसला नहीं बदलती तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे, क्योंकि जब सांसद व विधायक तक कोरोना से सुरक्षित नहीं है तो छात्र कैसे सुरक्षित लेंगे, इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। इस मुद्दे को लेकर आने वाले दिनों में आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। सोनीपत में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। जिले में अभी भी 500 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। सोनीपत में आज उपायुक्त श्यामलाल पुनिया और SP जशनदीप सिंह रंधावा ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले श्यामलाल पुनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक सोनीपत जिले में 1736 कोरोना पॉजिटिव मामले हैं वो सामने आ चुके हैं और यहाँ का जो रिकवरी रेट है वो अन्य जिलों से बेहतर है। अभी तक सोनीपत में जो एक्टिव केस हैं 531 के आसपास है, जबकि SP जशनदीप सिंह रंधावा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नियमों की अवहेलना करने वाले जितने भी स्थानीय जनता है उनकी जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक 16,500 से ज़्यादा वाहनों के जो चालान हैं वो काटे जा चुके हैं, जबकि 3200 से ज़्यादा बिना मास्क लगाए जो घरों से बाहर निकल रहे हैं उनके चालान हुए हैं। SP जशनदीप सिंह रंधावा ने लॉकडाउन और अनलॉक 1 के दौरान जितनी भी नियमों की अवहेलना करने की जो FIR दर्ज है उनकी जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक 450 से ज़्यादा FIR दर्ज हैं वो हो चुकी है धारा 144 के उल्लंघन में और 609 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उसके अलावा वाहनों से अभी तक हमने 4.5 करोड़ 36 लाख रुपए के आसपास जो जुर्माना है वो वसूलना है, जिसमें से अधिकतर जुर्माना वो वसूला जा चुका है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ के लिए सनी मलिक। सिरसा में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज जिले में 20 नए मामले सामने आए हैं। सिरसा में लगातार कोरोना का विस्फोट जारी है। आज कुल 20 नए मामले सामने आए। उसके बाद सिरसा में कुल आंकड़ों की बात करें तो 161 तक पहुंच चुके हैं। हालांकि ठीक होने वाले की संख्या 100 हो चुकी है। इसके बावजूद अब 61 जो एक्टिव मरीज बाकी बचे हैं। ये जो आज 20 मामले नए आए हैं उनमें से 10 ऐसे मामले हैं जो हिसार एक शादी समारोह के बाद लौटे थे, जिनमें से 5 भादरा बाजार से है और 5 अग्रसेन कॉलोनी से है। इसके सिवाय जो दूसरे मामले आए हैं वो ज़्यादातर मामले कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में होने से हुए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने कहा है कि अब ये लापरवाही की वजह से कोरोना संक्रमित बढ़ते जा रहे हैं। उनका कहना है कि लगातार लोग ना मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं। कहीं कहीं उन्होंने लोगों को आग्रह किया है कि कम से कम शादी समारोह से अवॉइड करें, शादी समारोह में ना जाएं। इसके साथ साथ उन्होंने भी कहा अगर जाना पड़े तो परहेज रखें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूर करें। इसके साथ साथ उन्होंने लोगों से यह भी कहा है कि जो भी व्यक्ति बाहर से आए सीधे नागरिक अस्पताल संपर्क करे, टेस्टिंग करेंगे और उसके बाद उसको घर भेज दिया जाएगा ताकि आगे कोरोना फैलने से रोका जा सके। सिरसा समर सिंह जानी, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।
उधर रेवाड़ी में बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है। आज 59 नए केस सामने आए हैं। जिला रेवाड़ी में आज सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ। एक ही दिन के अंदर 59 मरीज सामने आए, जबकि अब कुल संख्या हो गई है 538। लेकिन राहत की बात यह है कि 189 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इंडिया न्यूज़ भी बार बार आपसे अपील कर रहा है, बार बार आपसे गुजारिश कर रहा है कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को सुरक्षित रखें। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ श्याम बाडला, इंडिया न्यूज़ रेवाड़ी। जानलेवा कोरोना वायरस अब देश में चरम पर है। ऐसे में आए दिन लोगों की मौत का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में अंबाला में कोरोना की वजह से 5वीं मौत हुई है। अंबाला छावनी की रहने वाली 87 वर्षीय बुजुर्ग महिला के कोरोना की वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि महिला के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि उसकी मौत के बाद हुई है। नूह जिले में पिछले 24 घंटे में 3 नए केस सामने आए हैं। नूह जिले में एक बार कोरोना वायरस फिर अपने पैर पसारने लगा है। नूह की बात की जाए तो अभी तक कुल 263 मामले कोरोना पॉजिटिव के इस जिले से आ चुके हैं। इसके साथ साथ 70 अभी मामले एक्टिव हैं, तो 192 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। लेकिन जिस तरह से एक बार कोरोना फ्री नूह हो चुका था और उसके बाद कयास यही लगाए जा रहे थे कि नूह में इन मामलों की संख्या को बढ़ने नहीं दिया जाएगा, लेकिन एक मौत होने के बाद कहीं ना कहीं अब जिला प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है कि आखिरकार बढ़ते हुए इस आंकड़े को कैसे रोका जाए। और इसी को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से लगातार जो टीमें गठित की गई थी, उनसे के द्वारा यही कराया जा रहा है कि हर गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जाए और कोरोना वायरस को लेकर पूरी तरह से वो मुस्तैद रहें और बढ़ते हुए इस आंकड़े पर नकेल कसी जाए। नूह से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। यमुनानगर एसपी जेल का पदभार संभालते ही संजीव पातर ने जेल में छापेमारी की कार्रवाई की। हालांकि सरकार द्वारा बंदियों को घर में बात करने के लिए या वकील से एक मोबाइल की जगह एक लैंडलाइन की सुविधा दी हुई है, ताकि वो लैंडलाइन से कोई भी जरूरी बात हो घर बात कर सकते हैं। लेकिन अक्सर जेलों से खबरें आती रहती कि जितने गैंगस्टर वो धमकी देते हैं, मोबाइलों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा यमुनानगर भी चल रहा था, लेकिन यमुनानगर के जेल अधीक्षक संजीव पात्र ने चार्ज लेते ही अपनी टीम तैयार करी और उन्होंने बंदियों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उन्हें 11 मोबाइल सिम मिले हैं और भी कई आपत्तिजनक सामग्री मिली है, जिसको उन्होंने यमुनानगर जो जगाधरी की पुलिस थाना है वहाँ पर शिकायत दे दी है, ताकि इनके खिलाफ एक अलग से मुकदमा दर्ज किया जा सके। और कहाँ कहाँ बात हुई है, ये मोबाइल कैसे आया और कहाँ बात हुई, कौन देने वाला था, क्या सोर्स था, इन सारों की जांच होगी, वो पुलिस द्वारा की जाएगी, ताकि निष्पक्षता से पता लग सके, ताकि कैदी किस तरह से अपना अंदर से अपना गैंग चलाते थे। और भी कई ऐसी बातें हैं जो पुलिस की तफ्तीश में सामने आएंगी। यदि इस तरह से संजीव पात्र की तरह यदि जो जेल अधीक्षक हैं अपना काम करते रहें, तो शायद जेल के जितने भी बंदी हैं वो भी सुरक्षित रहे। एक आम आदमी है उस तक कोई खतरा नहीं आएगा, और जो कैदी वो जो जितने भी क्रिमिनल अपना गैंग चलाते हैं वो शायद ना चला पाएँ। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। पीटीआई शिक्षकों की तरह प्रदेश में लगभग 480 योग शिक्षक भी बेरोजगारी का संकट झेल रहे हैं। सरकार द्वारा योग शिक्षकों को, योग वॉलंटियरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और आश्वासन देने के बाद उनको नौकरी ज्वाइनिंग नहीं की जा रही है, जिसको लेकर आज वो करनाल सीएम सिटी में लगे सचिवालय के सामने धरने पर बैठे हैं। और पूरे हरियाणा भर के, प्रदेश भर के यहाँ पर जो है ना योग शिक्षक आए हैं। उनकी मांग है कि उनको ज्वाइनिंग की जाए। हमारे साथ हैं जो गजानन है, इनके जो यूनियन के प्रधान हैं, उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। जी भाई नमस्कार, मेरा नाम गजानंद है। मैं यहाँ से यहाँ जो है आमरण अनशन के लिए और अनशन के लिए, धरने प्रदर्शन के लिए जिला भिवानी से मेरी टीम के साथ पहुँचा हूँ। और यहाँ पूरे जिला भर के प्रधान के स्वरूप में श्री रोहतास जी के नेतृत्व में ये कार्य हो रहा है। तो हमारी मांग सरकार से मात्र यही है
1.5 से 2 साल लगभग हमें योग वॉलंटियर के रूप में हमने बहुत सेवाएं दी, बहुत अथक परिश्रम किया। उसके बावजूद भी सरकार हमें केवल ये मात्र ये आपके सामने लेटर है, ये केवल और केवल हटाने का लेटर नहीं है, ये समायोजन का लेटर है कि आपको खेल विभाग से 1 दिसंबर 2019 को आपको समायोजित किया जाएगा आयुष विभाग में। किंतु आज 8 महीने बीत जाने के बाद भी हम इस कोरोना काल में पूरी तरह, ये भाई कमल किशोर जी भी खड़े हैं, चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर की बात हो, चाहे वो निःशुल्क कहीं योग की सेवाएं देने की बात हो, चाहे कहीं भी आयुष के विभाग साथ में लगने की बात हो, तो हमने निःशुल्क सेवाएं दी हैं। तो हमने सभी बच्चों ने डिग्री भी प्राप्त की है यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। एक भारतीय सरकार द्वारा, एक क्यूसीआई द्वारा, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा, एक प्रमाणिक संस्था द्वारा एक प्रमाण पत्र होता है, वो भी पास कर रखा है। तो आपको सड़क पे बैठने की क्या जरूरत पड़ी? आज ये जरूर पलवल में तेज बारिश की वजह से महिला थाना पानी पानी हो गया। थाने में कई फीट तक पानी भर गया। हैरानी की बात यह है कि थाने में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। थाने में पानी भरने से न सिर्फ पुलिसकर्मी बल्कि थाने में आने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि मानसून की वजह से पहली बारिश जिस तरह से हुई उसके बाद पानी पानी हो चुका महिला थाने के अंदर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मानसून की पहली बारिश ने ही लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी और महिला थाना के बाहर काफी पानी भर गया, जिसके बाद तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ रही है। पलवल का महिला थाना पहली बारिश के बाद भी तालाब बनता हुआ साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है। मानसून की जैसे ही पहली बारिश हुई और उसके बाद अधिकारियों की तमाम पोल खुलती हुई। पंचकुला में एक बार फिर प्यार में धोखा देने का मामला सामने आया है, जहां 6 साल से लिव इन में रहने वाले एक युवती ने अपने पार्टनर पर शादी करने का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसके साथ कई बार रेप किया और उसका अबॉर्शन भी कराया। जानकारी के मुताबिक युवती मूल रूप से पंजाब की रहने वाली है और पंचकुला में अपने पार्टनर के साथ एक होटल में काम करती थी, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो उसका पार्टनर उसे छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता ने युवक के घर जाकर जमकर हंगामा किया और उसके माता पिता पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया। फिलहाल पीड़िता ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। और चलिए फिलहाल 22 जिले 22 खबर में बस इतना ही। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।